प्रकाश जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, विक्रम सिंह जी और सभी उपस्थित मीडिया के बंधुओं, जैसा कि हम सब भली भांति जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं और ये 9 साल की मिसाल रहे और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को ध्यान में रखकर देश के अंदर जो काम किया, आज पूरा देश इस बात को लेकर प्रसन्न है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर विकास हो रहा है। आज गरीब कल्याण की योजना के तहत देश भर के अंदर जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास बनाए गए, तो लगभग 4 करोड़ के आसपास प्रधानमंत्री आवास बनाए। वहीं पर आज किसान सम्मान निधि का पैसा है वो किसानों के अकाउंट में लगभग 2,40,000 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में पहुंचा है। और जहां देश के अंदर सिर्फ 7 एम्स होते थे, आज इस देश के अंदर 22 एम्स हो चुके हैं और 25 से अधिक हमारी वंदे भारत ट्रेनें प्रारंभ हुई है। और देखा जाए तो जो कभी हम मोबाइल इंपोर्ट किया करते थे और आज नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में आज 85,000 करोड़ से अधिक का एक्सपोर्ट हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है। मोबाइल का एक्सपोर्ट करने वाला देश। रक्षा के क्षेत्र के अंदर भी हम दूसरे देशों के ऊपर निर्भर थे, लेकिन इन 9 सालों के अंदर हम निर्यात करने वाला देश हमारा बना। एग्रीकल्चर के अंदर देखा जाए तो 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं और लागत से 1.5 गुना के ऊपर MSP का निर्धारण किया गया, MSP पर खरीद की जा रही है। और कृषि का बजट भी बढ़ाया, जहाँ कृषि का बजट सिर्फ 22,000 करोड़ या 23,000 करोड़ होता था, वो आज लगभग 1,25,000 करोड़ से अधिक का कृषि का बजट है। तो ऐसे ही हर सेक्टर के अंदर काम हुआ। आज गाँवों के अंदर हर घर को लाइट देना, तो आज दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत लाइटों को पहुंचाना, जहाँ सिर्फ 36% घरों में लाइट थी, आज वह लगभग 97-98% घरों तक लाइट पहुंची है। ऐसे ही गैस का कनेक्शन मेरी बहनों को जिस तरह से मिला है, इस देश के अंदर गैस के कनेक्शन लगभग जो 13 करोड़ कनेक्शन थे इस देश में, आज 31 करोड़ बहनों को गैस का कनेक्शन मिला है। ऐसे ही जिस तरह से अकाउंट खाते खोलना, हमारे गरीब परिवारों के जहाँ तक देखते हैं कि जो योजना के पैसे होते थे वो सीधे अकाउंट में कभी नहीं जाते थे, उनका अकाउंट भी नहीं होता था। और भ्रष्टाचार का इस देश में इतना आलम था कि एक बार तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने ये कहा था कि हम तो 100 रुपये भेजते हैं, लेकिन नीचे जाते जाते 15 रुपये पहुँच जाते हैं और बाकी के 85 रुपये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हैं। तो ये भ्रष्टाचार जो करने वाले लोग थे, उन लोगों को देश जानता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इस बात के ऊपर ध्यान दिया और आज लगभग 48 करोड़ अकाउंट इस देश के अंदर खुले और जीरो बैलेंस के ऊपर गरीब परिवारों को खुले, और जिसमें 20 करोड़ से अधिक तो माताओं बहनों के अकाउंट खुले। तो इस तरह से देश के अंदर भ्रष्टाचार का जो पैसा भेंट चढ़ता था, आज वहाँ से 100 रुपये भेजते हैं तो 100 के 100 सीधे खाते में आते हैं, बीच में बिचौलिए समाप्त हो गए। और अब जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत का सम्मान पूरे विश्व के अंदर हुआ है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भारत तरक्की करने वाला देश, आगे बढ़ने वाला देश हो गया है, जहां हर देश के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम रेलवे के अंदर किया जा रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से मजबूत करने के लिए आज 97% से अधिक इस रेलवे के जो रेलों को जोड़ने का काम इलेक्ट्रिफिकेशन के माध्यम से किया गया। 1250 गाँवों को ऐसे चिन्हित किया जो अमृत योजना के तहत रेलवे स्टेशनों को किया गया, जहाँ पर रेलवे के स्टेशनों का सुदृढ़ीकरण होगा। ऐसे ही जो एयरपोर्ट थे, तो एयरपोर्ट की संख्या भी इस देश के अंदर लगभग उस समय 74 थी, जो बढ़कर आज एयरपोर्ट की संख्या जो हो गई है वो भी 148 हो चुकी है, जस्ट डबल हो चुकी है। ऐसे ही रेल का जो रोड का जो काम चलता है, तो रोड का जो पूरे साल इस तरह से हाईवे का काम धीमी गति से चलता था कि जैसे धीमी गति से काम होता था, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। और काम होता था वो सिर्फ रेलवे के रोड का जो काम था वह 3,400 किलोमीटर प्रति ईयर होता था। आज वही
जो हाईवे का काम है, चाहे वो भारतमाला या नेशनल हाईवे का काम है, वो 14,000 किलोमीटर से अधिक का अभी होने लगा है, यानी कि लगभग 3 गुना से भी अधिक आज नेशनल हाईवे बनने लगे हैं। तो ये चीज़ें जो होती है तो तब देश लगता है कि आगे बढ़ रहा है, और जो गति के साथ में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम आगे बढ़ा, ऐसा अगर देश के प्रधानमंत्रियों ने पहले इस तरह से किया होता, अगर अटल बिहारी जी वाजपेयी जी को छोड़ते तो इस देश के अंदर अधिकतर शासन जो रहा वो कांग्रेस का सरकार का रहा, और कांग्रेस ने इस देश को लूटने का काम किया, इस देश के पैसा विदेशों में जमा कराने का काम किया, भ्रष्टाचार किया, और भ्रष्टाचार की जननी जिस तरह से कह सकते हैं तो इस कांग्रेस और यूपीए की सरकार रही। लेकिन भारत के बाहर भी इतनी पहचान नहीं थी। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा बाहर बढ़ी है विश्व के अंदर। आज हर देश चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश में आए, और जहाँ भी जाते हैं तो आपने देखा होगा कि आज नरेंद्र मोदी जी का कोई तो बोस कह के बुला रहा है, कहता है कोई प्रधानमंत्री के हमारे बोस नरेंद्र मोदी जी, कोई उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद ले रहा है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री जी का सम्मान पूरे विश्व में होने लगा है, देश का सम्मान पूरे विश्व में होने लगा है। भारत के अंदर हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, कभी भी कोई सीज फायर तोड़ देता था, पाकिस्तान आकर हमला कर देता था, कभी चाइना अंदर घुसने की कोशिश करता था, लेकिन हिंदुस्तान की ओर से जवाब रटा ऐसा था कि हम जांच कर रहे हैं, और पाकिस्तान घुर्रा के जवाब देता था। लेकिन आपने अभी इन दिनों में देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश के अंदर सीमाएं सुरक्षित हैं, हमारे देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ा हुआ है, और अगर कोई आतंकवादी हमला करने की कोशिश करता है तो उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। घर में घुसकर मारने वाला देश हमारा बना है, और निश्चित रूप से आज मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत की सुरक्षा बढ़ी है, आम आदमी में विश्वास जगा है, और गांव के अंदर काम होने लगा है, गरीब का काम होने लगा है, देश का अर्थतंत्र बढ़ा है। और अर्थतंत्र की बात करते हैं तो भाई भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। जब देश प्रधानमंत्री जी ने मोदी जी ने सरकार संभाली थी, और उस समय जो ट्रिलियन की इकोनॉमिक्स थी वो 2 ट्रिलियन इकोनॉमिक्स थी, जो बढ़कर आज 4 ट्रिलियन इकोनॉमिक्स हो चुकी है, जस्ट डबल हुई है। और हमारा 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक्स तक ले जाने का लक्ष्य है, जो उनके समय में 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक्स थी, जिसको बढ़कर आज 3 से अधिक हो चुकी है। यूपीए की सरकार में सिर्फ 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक्स थी, तो आने वाले समय में 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक्स की तरफ जाना है। और भारत अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो विश्व के अंदर 10वें स्थान पर था, आज आर्थिक स्थिति की दृष्टि में 5वें स्थान पर पहुंच चुका है, और आने वाले समय में भारत विश्व का सबसे शक्तिशाली और आर्थिक दृष्टि से मजबूत बने। इसके लिए भारत सरकार ने जो भारत को आगे बढ़ाने के लिए जो कहा है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। अब आने वाले समय में लक्ष्य कि भारत पहले 1-2 देशों के अंदर पहुंचे, और भारत 1947 के अंदर जब 2047 के अंदर भारत पहुंचेगा तो भारत विकसित राष्ट्र हो, इस दिशा के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि नरेंद्र मोदी जी के 9 साल बहुत बेमिसाल रहे। मैं धन्य है नरेंद्र मोदी जी के जैसे दाल को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस तरह से काम कर रहे हैं कि आप प्रत्येक व्यक्ति के दिलों के अंदर बसे हुए हैं। आज एक छोटा सा बच्चा होता है वो भी मोदी कर रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि नरेंद्र मोदी जी जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। काम भी सीधे इसलिए करवा रहे हैं कि उन्होंने बचपन में गरीबी देखी है, देश का विकास उनको करवाना है। पहले भी शासन रहे, लेकिन उन्होंने कभी गरीबी नहीं देखने वाले लोगों ने शासन किया। लेकिन हकीकत में आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, और निश्चित रूप से ये 9 साल है वो नरेंद्र मोदी जी के लिए मिसाल रहे। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी जगह जाकर जनता से रूबरू भी हो रहे हैं, जनता उनको धन्यवाद भी दे रही है। और इसी के निमित्त आज भी यहाँ पर लाभार्थियों का भी कार्यक्रम रहा, सम्मेलन रहा, जिसके अंदर लाभार्थियों ने धन्यवाद दिया नरेंद्र मोदी जी को। तो ऐसे ही हमारे कार्यकर्ताओं का भी निश्चित रूप से आपने देखा कार्यकर्ताओं का भी सम्मेलन था। तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि आम जन के अंदर विश्वास पैदा करने का नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। लेकिन राजस्थान की ओर देखते हैं तो राजस्थान की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इसलिए वो सिर्फ अपनी सरकार बचाने में लगे हुए हैं और सारे विधायक ढूंढने में लगे हुए हैं। इसलिए राजस्थान के अंदर निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता ने मानस बनाया है कि ऐसी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंकना है, तो डबल इंजन की सरकार होगी। और जब यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, तो डबल गति के साथ में जिस तरह से गुजरात में विकास हुआ है वैसा काम होगा। जहाँ गुजरात के अंदर आप देख रहे हैं 2 बार से सरकार आई है, 6, 8, 7 बार, तो वहाँ पर जिस तरह से विकास हुआ वैसा ही विकास आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राजस्थान में विकास होगा। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये 9 साल है नरेंद्र मोदी जी को। एक आपने भी कनेक्टिविटी की बात की आपने, एक तरफ
कनेक्टिविटी की बात की आपने, रोड्स के बारे में बात की। जैसलमेर जो पूरी तरह पिछड़ा रहा था, तो एयर कनेक्टिविटी अभी ऑफ सीजन सारी फ्लाइट्स बंद हो चुकी है। ये जो कोरोना काल में जो रेलें बंद हुई थी, दिल्ली की जो ट्रेन थी सारी, वो भी अभी वापस शुरू नहीं हुई है। मुश्किल से 2 ट्रेन चलती है, मतलब बाड़मेर में ज़्यादा हुई है। ये सब मैं बताऊँ आपको, जैसलमेर के अंदर एक रेलवे स्टेशन बन रहा है जिसका 150 करोड़ से अधिक खर्चा आएगा, उसका काम शुरू हो चुका है और यहाँ पर पासिंग लाइन और अन्य प्रकार की सुविधाएं नहीं है। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जब ये सारी सुविधाएं हो जाएगी तो उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, लगातार लगा हुआ हूँ और रेलवे की जो कनेक्टिविटी के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से बहुत जल्दी यहाँ पर आपको रेलवे के अंदर भी देखने को मिलेगी। और मैं ये भी प्रयास कर रहा हूँ कि आने वाले समय में जैसलमेर से लेकर जो बाबर की जो रेलवे की लाइन है जो लंबी सीधी जाए, उसके ऊपर भी निश्चित रूप से सरकार के अंदर बातचीत चल रही है। कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर काम हो रहा है और मैं मेरी तरफ से भी पूरे प्रयास कर रहा हूँ। और आज जैसे कि अमृत योजना के अंदर रेलवे स्टेशन को लेना, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम लगभग पूरा होने जा रहा है। लेकिन सर मेरा ये सवाल है, जैसे जो कोरोना काल में ट्रेनें बंद हुई, जैसे हावड़ा ट्रेन जिसमें आज इतने बंगाली टूरिस्ट आते हैं, वो पहले चलती थी, उसमें कैसे फैसिलिटी मिलती थी? आज वो जो रुणिता एक्सप्रेस चलती थी दिल्ली का। आपको इसमें कह रहा हूँ ना कि कुछ रेलवे के जो काम चल रहे हैं, आपके अध्यक्ष जी ने तो कई चिट्ठियाँ लिखी है इसके लिए। मैं खुद मंत्री जी से मिला था और मैं प्रयासरत हूँ और बहुत जल्दी आपको यहाँ पर पहले से रेलें यहाँ पर ज़्यादा हुई है, ऐसा नहीं कि पहले से ट्रेनें कम हुई है, लेकिन वो दूसरे स्टेशन की हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि और जो कनेक्टिविटी की दृष्टि से यहाँ पर ट्रेनें, उसकी मैं जो आप यहाँ के लोगों को जो वास्तव में आवश्यकता है उसके ऊपर मैं प्रयास करके और ट्रेनों को जुड़वाने की। फ्लाइट ऑपरेशन भी कम से कम एक फ्लाइट जयपुर या अहमदाबाद की होनी चाहिए ताकि लोगों को आगे कनेक्टिविटी मिल जाएगी। बिल्कुल मैं प्रयास करूँगा, क्योंकि यहाँ पर जैसलमेर में आप जानते हैं कि टूरिस्ट की दृष्टि से सब जिस तरह से जब टूरिस्ट आते हैं तो उस समय रेलवे की एक फ्लाइट रहती है, अधिक फ्लाइटें आती जाती है, लेकिन जब सीजन नहीं होता तो उस समय लोगों का आवागमन कम होता है, इसलिए रेलवे फ्लाइट का रहता है। लेकिन मैं फ्लाइट से मंत्रालय से बात करके करूँगा कि एक ऐसी फ्लाइट हो जो रेगुलर आवागमन हो ताकि लोगों को इसका फायदा। एक और बड़ी बात है, जैसलमेर में येलो स्टोन है, पूरे वर्ल्ड में यही निकलता है, उस पर GST लग रहा है आज। उसके कारण से ये जो येलो स्टोन इंडस्ट्रीज है वो बहुत धीमे धीमे डिक्लाइन हो रही है, ख़त्म हो रही है। ऐसा है कि इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट का और जैसे कि GST काउंसिल बना हुआ है, उसके अंदर स्टेट के मुख्यमंत्री प्रतिनिधि भी होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी होते हैं, सारे होते हैं। अगर GST काउंसिल के अंदर सरकार, अगर राज्य सरकार लाके इस बात को करेगी तो भारत सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। तो ये क्योंकि ये सभी के राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से होता है, हम भी प्रयास करेंगे कि इसके अंदर आप जो कह जो तबका है वो DNP से प्रभावित हो रहा है। बहुत से गांव हैं जहाँ मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। मोदी सरकार को 9 साल हो गए, आपको 4 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन इन गाँवों में अभी तक मूलभूत सुविधाओं ऐसा है कि DNP क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार का सार्वजनिक कार्य अगर कोई करते हैं, जिसमें चाहे वो विद्युत का कनेक्शन हो या कोई मनरेगा से नाका बनाना हो या कोई स्ट्रक्चर बनाना हो, तो उसके लिए परमिशन है बिल्कुल, और उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, वो बना सकते हैं। इसके लिए हमने स्वीकृति दिला दी। मैं स्वयं जब मंत्री बना था तो उस समय मंत्री जी से मिला था, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर बना सकते हैं। और मुझे ये भी बताना है कि जो यहाँ से लेकर जो भारतमाला की एक सड़क बन रही थी जो लगभग 100 किलोमीटर न्याजलार तक वाली, तो उसके लिए भी परमिशन मिल चुकी है, फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल गया है। बहुत जल्दी ये भी भारतमाला की जो सड़क है पूरी होते हुए ये भी सड़क बनेगी। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी भी परमिशन मिली। ऐसे ही सब जगह पर मैं प्रयास कर रहा हूँ। और रही बात अगर किसी व्यक्ति के DNP क्षेत्र के अंदर सार्वजनिक कार्य करने में अगर कोई बाधा आती है तो मुझसे सीधा बात कर सकता है, मैं निश्चित रूप से उसकी समस्या का समाधान करूँगा। ये नीचे लेवल के ऊपर, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी है या उनके ऊपर इसकी मॉनिटरिंग नहीं होती होगी तो हो सकता है कि ऐसा नहीं, लेकिन भारत सरकार की ओर से बिल्कुल सार्वजनिक कार्य करने के लिए किसी प्रकार का DNP क्षेत्र में प्रतिबंध नहीं है। भारतमाला के लिए WIA की टीम ने यहाँ सर्वे भी कर दिया है, लेकिन उसमें अभी तक उसको स्वीकृति नहीं दी है। मैंने कहा ना अभी आपको, भारतमाला की जो ये आप कह रहे सड़क न्याजदार, इसकी परमिशन मिल चुकी है। बहुत जल्दी ये वहाँ से फॉरेस्ट मिनिस्ट्री से NHI में जाएगा और उसके लिए मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। मैंने देखा बहुत जल्दी इसको एक परमिशन मिलेगी और सड़क का काम। जलाल जी, G20 की अभी भारत अध्यक्षता मिली हुई है, पूरी दुनिया में मोदी जी के नेतृत्व में का बचा, जैसे आप कहते हैं। मणिपुर पिछले 2 महीनों से चल रहा है, पूर्वोत्तर का स्टेट, जिसको मोदी जी ने बहुत ज़्यादा कहा था पूर्वोत्तर को मैंने जोड़ लिया। हालत ये है कि अभी आप मंत्री बात नहीं कर पाते, मंत्री का घर चला दिया गया वहाँ पर।
ऐसा है कि देखो लोकल स्तर पर निश्चित रूप से कुछ लोग बातें हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से देश के अंदर एकता को कायम करने की कोशिश की है, स्टेट की जो सीमाएं सुरक्षित करने का काम किया है, और साथ ही नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो डेवलपमेंट किया है उसके लिए अलग से मंत्रालय बनाया है। और वहाँ जो मैं देखता हूँ कि अभी मेरा जब जाना होता है तो जिस तरह से रेल कनेक्टिविटी से हो या एयर कनेक्टिविटी हो या रेलवे की कनेक्टिविटी है, तो इसको लेकर विकास हो रहा है। और रही बात स्टेट के अंदर कुछ लोकल इशू है, इसको लेकर सरकार प्रयास कर रही है। सरकार भी है सर मणिपुर में। मैंने कहा ना कि उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। लोकल जो सामाजिक स्तर पर जो इशू है उनके ऊपर सरकार का आपस में सामंजस्य कैसे हो उसके ऊपर निश्चित रूप से प्रयास कर रही है। आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 हटने से पहले किस तरह से वो कर रहे थे कि यहाँ पर आग लग जाएगी, वो हो जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाई और उसके बाद में आज अमन चैन, वहाँ शांति है, आपने कोई गतिविधियाँ नहीं देखी और कोई आतंकवादी हमला करता है तो तुरंत उसको निपटा दिया जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेश के अंदर कहा करते थे, तो ये तो वहाँ की छोटी जो समस्या है निश्चित रूप से सरकार उसके लिए मॉनिटरिंग कर रही है और वहाँ पर जो भी जल्दी उसका समाधान भारत जोड़ने वाली बात मुझे आज तक ये समझ में नहीं आई। ये राहुल गांधी जी किसको जोड़ने जा रहे थे? भारत तो जुड़ा हुआ है, तोड़ने का काम ही राहुल गांधी जी ने किया था या उनके पूर्वजों ने किया था। जवाहरलाल जी, नेहरू जी ने, जिन्ना ने, इन्होंने तोड़ा था। अब जिन्ना किसके पूर्वज हैं और जवाहरलाल जी, नेहरू जी किसके पूर्वज हैं, ये वो सब अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस देश के अंदर तोड़ने का काम अपने स्वार्थ के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने और जिन्ना ने किया था, उनके पूर्वजों ने किया था। और भारत जुड़ा हुआ है, भारत कोई टूटा हुआ नहीं है अभी, और हम तो अखंड भारत की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर ऐसी यात्राएं तो ये सिर्फ राजनीतिक है और राहुल गांधी जी को पूरा देश जानता है उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। जो राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर भारत के संविधान की धज्जियाँ उड़ाने का काम करते हैं और दूसरे वही अमेरिका और इंग्लैंड भारत के संविधान की प्रशंसा करते हैं कि ऐसा संविधान कहीं दुनिया में नहीं है। तो आज भारत लोकतंत्र की दृष्टि से इतना मजबूत देश बना है, ऐसे ओवैसी जैसा जाकर विदेश की धरती पर बोलते हैं। ये लोग जिस तरह से देश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं, आज अखंड भारत का नक्शा अगर संसद भवन में लग गया, ये हमारा इतिहास है। हमारा ये जो काबुल से लेकर और जिस तरह अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सब ये बांग्लादेश और ये नेपाल हमारे हिस्सा थे, तो हमारे आने वाली पीढ़ी को ये इतिहास पता होना चाहिए। लेकिन इसको लेकर भी पॉलिटिक्स की जा रही है, वो भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले पॉलिटिक्स करने वाली, ये गंदी पॉलिटिक्स है। और निश्चित रूप से देश नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, कोई इशू नहीं है। ये यात्राएँ तो राहुल गांधी जी को किसी ने बता दिया होगा कि आप पैदल चलो, ऐसे चलो तो लोग आपसे जुड़ेंगे, तो वो किसी ने बताया होगा, तो इसलिए उनके कहने से वो चलते हैं। मनमोहन चंद भाया जब जैसलमेर दौरे पर थे तो उन्होंने कहा था कि भाजपा नौटंकी करती है। मनमोहन चंद भाया जब जैसलमेर दौरे पर आए थे तो उन्होंने कहा था भाजपा नौटंकी करती है, उनकी कथनी और करनी में अंतर है। अब एक बात तो उनके नेता जानते हैं पूरे कांग्रेस का क्या कल्चर है राज्य हिंदुस्तान के अंदर, भ्रष्टाचार में डूबे हुए, भ्रष्टाचार का आलम है वहाँ पर। हर मंत्री लूटने में लगा हुआ प्रदेश को, उनके विधायक लूटने में लगे हुए हैं। इस राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है और उसके साथ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, तुष्टीकरण की नीति के ऊपर चलने वाले हैं और बहन के साथ में बलात्कार जैसा होता है और उसी का मंत्री सदन के अंदर इस तरह से खड़े होकर कहता है कि ये बलात्कार करने वाले लोग हैं, वो मर्दों का हिंदुस्तान, राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह की यहाँ पर आके बात करते हैं। ये तो राजस्थान की जनता ने पिछली बार कुछ वोटों के अंतर से सिर्फ 1,30,000 यानी कि आधा % वोटों की वजह से इनकी सरकार बन गई और इनको मौका मिल गया। लेकिन राजस्थान की जनता पछता रही कि किसके हाथों में राजस्थान की बागडोर दे दी, जो इस प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं और दंगों वाला प्रदेश बना दिया। कभी यहाँ पर दंगे गुजरात में होते थे, लेकिन वही दंगे आज गुजरात शांत हो गया और राजस्थान शांत था, वहाँ पर दंगे वाला प्रदेश बनाने वाले ये लोग आज इस यहाँ पर आकर जिस तरह से जनता को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन ये सब रेवड़ियाँ बांटने की बातें सब ये जो है ये कहते हैं राहत कैंप के पास है, आहत कैंप में ये केंद्र सरकार की योजनाओं को बता रहे हैं। ये केंद्र सरकार की जो योजना है वही जनता के बीच में जाकर उनको बता कर कह रहे हैं हम ये कर रहे हैं, ये फ्री कर रहे हैं। ठीक है, केंद्र सरकार की स्कीम अगर इनको करना ही है तो जो डीजल के ऊपर टैक्स लग रहा है
और स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लगा रही है वो कम करे ना, पता चल जाएगा कि ये कितना कम करे, सीधा सभी के ऊपर लोड कम हो जाएगा। एक चीज़ ही कर लेना, इतना राहत को छोड़ के और डीजल के ऊपर जो पेट्रोल पे टैक्स लग रहा है उसको कम कर ले, तो मैं मान लूँगा कि ये जनता को राहत करना चाहते हैं। ये तो जनता पे बोझ डालना चाहते हैं। इतना टैक्स लगाया इन्होंने, आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर अगर टैक्स लगता है डीजल और पेट्रोल पे तो वो राजस्थान में लगता है। आज गुजरात के अंदर टैक्स कम, गाड़ी कोई भी आती है तो गुजरात में डीजल टंकी फुल करवाती है, फिर पूरे उधर पंजाब या हरियाणा में जाके फुल करवाते हैं और उधर से आने वाला उधर डीजल राजस्थान में कोई परचेज करना नहीं चाहता, ऐसी स्थिति बनी है। राजस्थान की गाड़ियाँ भी बाहर जाकर डीजल भरवाती है। तो ये राजस्थान के अंदर अगर इनको राहत देनी है तो डीजल के ऊपर है वो कम करे, और ये जो है ये जनता को गुमराह करना है, करने की बातें कर रहे हैं। चुनाव ऊपर आया तब इनको चीज़ें याद आई है, पहले कहाँ गए वो जी। ये सिर्फ राजनीति है, बाकी जनता को सुविधा देनी है तो टैक्स को कम करें डीजल पेट्रोल। जैसलमेर बाबत 5,000 करोड़ की योजना थी, तो एकदम